हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे पास एक द्विध्रुव होगा और जिसके कारण हम देखेंगे अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद एक हम दूसरे बिंदु पर, मतलब कोई भी स्थिति हो सकती है, यानी कि अच्छे और आपका जो निरक्षीय होता है एक विशेष कंडीशन होता है, ठीक है। अगर वो कंडीशन नहीं है, किसी पर्टिकुलर कोण पर बात करना है मुझे, है ना, तब कितना होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आया कि नहीं आया समझ में? चलो, नहीं आया तो अभी इधर देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप हमारे साथ चलिए, मज़े उठाइए इसका। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला आपका क्या होगा भाई, अच्छी स्थिति में। किस स्थिति में? अच्छी स्थिति में। मुझे क्या निकालना है, बोलो। अच्छी स्थिति में क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इसको एक और नाम से बोलते हैं, किस नाम से? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य, ठीक है, स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन? एक्सियल पोजीशन, ठीक है। और अगर आपका बात करें भाई सेकंड, आपका ये होता है, क्या होता है? निरक्षीय। निरक्षीय। अब आप कहेंगे सर ये अच्छी और निरक्षीय क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। निरक्षीय, या इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे बनाएंगे? और थर्ड जो आपका होगा ना, किसी भी स्थिति में बात करनी हो मुझे, किसी भी स्थिति में, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। वैसे आपके एग्ज़ाम के लिए ये और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम वन बाय वन करके बात करते हैं। देखिए, आप अगर हम बात करें अच्छी स्थिति, तो देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक द्विध्रुव होना चाहिए। लो सर, मैंने एक द्विध्रुव बना लिया, ये माइनस का है, ये प्लस का क्यों है? ये कहता है सर अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो देखो इस द्विध्रुव का ये अच्छा है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो आप चाहे इधर वैद्युत क्षेत्र निकालो, चाहे आप इधर निकालो, ठीक है। ये जो पोजीशन है ना, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी आप, है ना, इसके मध्य बिंदु से, है ना, आर दूरी पर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये जो स्थिति बनेगा ये आपका कौन सा बनेगा? अच्छी स्थिति। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे अभी इस पर बात करेंगे। और अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य, सॉरी, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। ये कहता है कि सर अगर आपके पास एक क्या है, द्विध्रुव है। क्या है? द्विध्रुव, ठीक है, माइनस क्यू और एक आपका क्या है, प्लस क्यू। अगर ऐसे बीच में से एक लाइन फाटता हुआ ऐसे ऐसे चला जाए, ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु ओ से, है ना, तो ये जो स्थिति है यहाँ से ध्यान रखना कितना कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर है ना, इस लाइन में ऊपर से नीचे कहीं पर भी अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, टू 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 करके कहीं पर भी बात करें, ये जो पोजीशन होता है ना, इसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। मतलब इस लाइन में कहीं पर भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो ये जो स्थिति बनती है आपकी, कौन सी बनती है? निरक्षीय स्थिति। और कोई सी भी स्थिति का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक द्विध्रुव है, क्या है, द्विध्रुव, माइनस का क्यू है, एक प्लस का क्यू है, ठीक है, और मैं बोल दूँ ना यहाँ पे निकालिए आप, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, ये तो किसी पर्टिकुलर कोण पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने के लिए, है ना, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो भी कोण बनेगा ना उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो आपका है ना, किसी भी स्थिति में ये आपके दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसको देखेंगे फिर इसको, और फिर इन दोनों को है ना एक फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। वो आपका क्या होगा, किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, आगे आप हेडिंग लगाइए, क्या, अच्छी स्थिति में, है ना, द्विध्रुव के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो आपको निकालना है ना, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र निकालना है किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किस अवस्था में? अच्छी है। ये दोनों नेम सेम है, ठीक है। आप कहेंगे सर अच्छी है क्या होता है? तो अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक द्विध्रुव कुछ इस तरह से है, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश, ये है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। कितनी है? 2l। तो ये कितना होगा, ll होगा, आधा आधा, ठीक है। अगर आधे पर से अलग किया जाए तो कितना होगा, बोलो, 2l होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए हमारे पास ना ये एक नाम A है और एक नाम क्या है, B है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव किस माध्यम में रखा गया, K। तो आप इतनी बार लिख लेंगे, है ना,
चलिए आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, फिर मैं आपको बोलता हूँ वैसा ही आपको लिखना है। किस स्थिति में बोला, अच्छी है, यानी कि अक्ष के अनुदिश आप चले आइए, या तो इधर बना लीजिए या तो इधर बना लीजिए, है ना। तो आपको क्या करना है ना, इसका ये अक्ष हो गया, इसी अक्ष में किसी बिंदु पर, है ना, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहेंगे सर हमारे पास है ना मध्य बिंदु से, है ना, एक बिंदु, है ना, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु आपका P है, जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं जो P बिंदु है ना, इसके एक्सिस के लॉन्ग है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो आप इसकी थ्योरी लिख लें। माना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय जिसमें एक माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश हैं, उनके बीच की दूरी 2l है, जिसे k परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर, है ना, आपने लिख लिया, मतलब मध्य बिंदु से, है ना, r दूरी पर अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब यही काम करना होता है। देखिए पहले नंबर दिशा शो करते हैं, उसके बाद मान लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बोलो, अरे यार, उसके बाद सदिश की तरह उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, दिशाएं शो करेंगे। यहाँ पे एक प्लस का चार्ज रख लेते हैं 1 कूलम। क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई हमें क्या शो करनी है, दिशा शो करनी है, क्या शो करनी है, दिशा शो करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक प्लस का 1 कूलम चार्ज रखेंगे, ठीक है। और अब इससे बात करेंगे, ये कहेगा सर मैं तुम्हें बताऊंगा सबकी दिशा, इसके वजह से और इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की। इससे मैंने बोला बता इसकी दिशा क्या होगी, तो ये बोला सर ये प्लस का ये भी प्लस का, ये मुझे प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि इसकी दिशा इधर होगी। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू B किधर होगा, इधर। और A से बात किया तो ये बोला सर वो तो माइनस का है, वो मुझे खींच रहा है इधर, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया P पर ड्यू टू A, ठीक है। अच्छा देखिए जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके पास में होते हैं, मतलब जो आवेश है ना जो इसके पास में है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जो इससे दूर होंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा आप बताइए, ये दूरी L है और ये यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये दूरी कितना होगा, बोलो, नहीं याद है, अरे यार मान लो ये 10 है, ये 3 है, तो ये कितना हुआ, 7। कैसे आया, घटा के आया ना। तो R में से इस L को माइनस कर देना है, यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी निकालनी है, R माइनस क्या आया, L। अगर आपको यहाँ तक दूरी देखनी है, ठीक है, तो ये दूरी कितनी आएगी भाई, देख लो, बहुत ही आसान है, AP, यानी कि यहाँ से यहाँ या इतना कितना है R, और इतना और चलेंगे L, यानी कि R प्लस L। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं PA जो होगा वो आपका कितना होगा, R प्लस L होगा, और उसके बाद जो PB होगा, PB वो आपका क्या होगा, R माइनस L होगा, क्या होगा, बोलो, R माइनस L होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे, किसके कारण, A और P के कारण, है ना। चलो बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कैसे लिखना होता है मुझे, तीव्रता जो आपका आएगा E1 मान लेते हैं, या PB है तो PB आप शो कर दे, PB आपका कितना आएगा 1/4πε0। ये कहेगा सर आवेश दे दो ये वाला, और इनके बीच का दूरी दे दो, उसका स्क्वायर करना होता है मुझे, R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। एक मान तो ये आ गया आपका, और दूसरा मान माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे देखनी है, P पे देखनी है, ठीक है। अब देखिए माइनस के कारण तो कहेगा सर आवेश दो और दूरी दो, आंसर ले जाओ। हम कहेंगे ठीक है, P मतलब जो वैद्युत क्षेत्र आया P पर किसके कारण, A के कारण, वो आपका आएगा 1/4πε0, ठीक है। Q अपान कितना, बीच की दूरी देखो, ये प्लस कर लेंगे ना, R प्लस L, कितना आएगा, R प्लस L, इसका होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं कि नहीं है, जब विपरीत होती हैं तो क्या कर देते हैं, बोलो, माइनस करते हैं ना, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, जिधर भारी होगा उधर ही जाएगा। वैसे ये है आपका, तो ये कहेगा सर ये वाला मान ज़्यादा है और ये वाला मान क्या है, कम है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो, तो इसका नेट किधर आएगा, इधर आएगा परिणामी क्षेत्र, ठीक है। तो परिणामी
परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितना होगा भाई बोलो। आपके पास ई जो नेट आएगा वो कहेगा सर जो ज़्यादा है ना, यानी कि ई पी बी में से आप माइनस कर दीजिए किसको, ई पी ए को। किसको माइनस करना है, ई पी ए को, ठीक है। ये माइनस करने के बाद अब क्या होगा भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ज़रा रखो आप, ई जो आएगा ई पी ए ई नेट, ठीक है भाई, दोनों का मान रखना है, पी बी का और पी ए का। ये दोनों मान यहाँ पे उठा के पुट करो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे के लिखना भूल गए भाई, क्या लिखना भूल गए, के, ठीक है। क्यों, क्योंकि किस माध्यम में बता रखा है, के परावैद्युतांक में, ठीक है। और यहाँ पे क्यू अपान क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है आपका, देखिए दोनों में कॉमन जो है उसको बाहर आप निकाल लीजिए, क्यू भी है और 1/4 एप्सिलॉन नॉट दोनों में है। तो आपको एक जगह क्या मिलेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, नीचे का नीचे। आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल। तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ठीक है भाई। तो ई इक्वल टू क्यू अपान कितना 4 एप्सिलॉन नॉट। ज़रा देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें, ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का नीचे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। तो अंदर देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, आपको ये स्क्वायर खोलना है। क्या करना है, ये स्क्वायर खोलना है, ठीक है। चलो इसको खोलते हैं, और आपको है ना फॉर्मूला याद होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो चलो इसको रख दो यहाँ पे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r है यार, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा 2rl, ठीक है। अच्छा देखिए इसके पास माइनस है, ये पहले खुलेगा अपने फॉर्मूले से, फिर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस कितना, ये प्लस हो जाएगा 2rl, और नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। ये आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये और ये ऐड कर लेंगे, इक्वल टू। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये माइनस यहाँ पे कैसे आया, देखो इसका पहले फॉर्मूला रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl आएगा यहाँ पे। लेकिन ये माइनस जो है ना अंदर मल्टीप्लाई करेगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस होगा। यानी कि यहाँ पे आर और एल प्लस प्लस के थे तो मल्टीप्लाई हुआ साइन से, माइनस हो गया। जबकि ये वाला टर्म माइनस का था तो मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का था, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। चलिए ये कट गए, ये और ये कितने टाइम्स ऐड होंगे, 2 टाइम्स, ठीक है। इनको और इनको मुझे क्या करना, ऐड करना। ज़रा ध्यान से देखिए, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो मैं के लिखना भूल रहा हूँ, आप नोट करते रहें, ठीक है। इनटू ये ऐड होंगे तो 2 इंटू भाई 2 बार ऐड हो जाएंगे, 2QRL, यही तो 2 बार हैं तो ये 2 हो गया, अपान कितना, अच्छा L है यहाँ पे R इंटू L, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ज़रा देखो एक 2 इसमें से यूज कर लो, Q इंटू 2L, आप जानते हैं Q इंटू 2L की वैल्यू किसके बराबर होती है, P के, ठीक है। तो एक 2 और L यूज हो जाएंगे, तो एक 2 और R ये बाहर आ जाएगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, ये और ये, या आप ये समझिए इनको और इनको है ना एक जगह ला करके, है ना, Q इंटू 2L की वैल्यू क्या लिख लेते हैं, P। और आपका क्या बचेगा, एक 2 बचेगा, एक R बचेगा, तो 2 इंटू R, ठीक है। इतना कहानी बनने के बाद, अच्छा इसका होल स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाएं, R माइनस एल का होल स्क्वायर। अच्छा देखो आप, या जब इतना हो जाए ना तो आप कहेंगे सर जो R है ना वो बहुत बड़ा है किससे, L से, तो L को लगभग हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जब छोड़ेंगे तो ये वाला स्क्वायर इसके पास आ जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और यहाँ पे 2P/R, यहाँ पे ये वाला इसके पास आएगा तो R पावर कितना हो जाएगा, 4,
ठीक है, एक आर कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्यार से E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान कितना r। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसकी जो दिशा होगी आप देख सकते हैं, इसकी दिशा इधर थी कि नहीं थी, यानी कि ये माइनस है और ये आपका क्या है प्लस, तो इसकी दिशा इधर है, किधर है इधर। तो आप ध्यान से देखो, आप माइनस से किधर आया, प्लस की तरफ आया, आया कि नहीं आया। ठीक है, माइनस से किधर, प्लस की तरफ। तो इसकी जो दिशा होगी -q आवेश से +q आवेश की ओर। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अच्छे की जगह क्या, निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए फटाफट। हेलो बच्चों, बात करते हैं किस पर, वैद्युत ध्रुव की, है ना, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, आपके एग्जाम में आता है। जबकि अभी आपने देखा अच्छी स्थिति, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव है, क्या है, एक वैद्युत ध्रुव है। ये माइनस का क्यू आवेश है और ये आपका कैसा है, प्लस का क्यू आवेश है। ठीक है, इससे बोला चलो बताओ तुम्हारा इस पॉइंट का क्या नाम है। ये बोला सर मेरा नाम ए है और इस पॉइंट का नाम क्या है, बी। और देखिए इसकी जो टोटल लंबाई होती है ना 2l होती है। कितनी होती है, 2l। ये मान लेते हैं, आप चाहें तो l भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति बनाना है तो एक लाइन इसके लंबवत मुझे खींचना पड़ेगा। तो इस मध्य से जो लंबवत लाइन खींची जाती है, इसी लंबवत लाइन को हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, और इसी निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके मध्य बिंदु से है ना r दूरी पर एक कोई बिंदु P है, जहाँ पे मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जबकि ये पूरा निकाय किस माध्यम में रखा है, के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। अब देखो आप, हमें क्या करना है भाई, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब कैसे निकालना है इसके बारे में आप सुनिए ध्यान से। क्या है ना, हम भाई पहले नंबर क्या करते हैं, दिशा शो करते हैं। क्या शो करते हैं, अभी बताया था, दिशा शो करते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, बोलो, मान लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अरे सदिश की तरह योग कर लेते हैं, सदिश की तरह क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे आप ऐसे डॉट डॉट करके आप शो कर दो। ठीक है, अब आप यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज रख दो, है ना, इससे बात करनी है। ठीक है, ये क्या कर सकता है इसके साथ, देखिए दिशाएं शो करना है ना, पहला काम क्या होता है, दिशा शो करना। ठीक है, तो 1 कूलाम ये प्लस का बताएगा, ये प्लस वाला इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, पी पर किसके कारण, बी के कारण। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका है ना, ये जो माइनस वाला चार्ज है ना, ये इसको बुलाएगा अपनी तरफ। तो इधर भी कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा। आप कहेंगे सर ई क्यों लिखा, तो देखो भाई क्या है ना, ये भी आवेश वही है। देखो दूरी दोनों के लिए सेम है, ये क्यू आवेश है और ये भी कितना है, क्यू। दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है ना। तो आप दोनों के लिए ई शो करेंगे, कितना शो करेंगे, ई। ठीक है, ये भी आपका है ना, ये वैद्युत क्षेत्र आया है इस प्लस क्यू आवेश के कारण, और ये वाला वैद्युत क्षेत्र आया है माइनस क्यू आवेश के कारण। अच्छा, आवेश अलग अलग होते तो इसको अलग अलग नाम देते। आज आवेश सेम है और दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। तो ये भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएंगे परिमाण में, ये भी कैसे होंगे, सेम होंगे। अच्छा देखो, इनका जो नेट होगा कुछ इस तरह से इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कोण कितना होगा, थीटा। तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। यहाँ पे थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अच्छा देखो पाइथागोरस के अनुसार ये वाली लंबाई कितनी होगी, r² + l²। तो ये भी लंबाई आपकी कितनी होगी, r² + l²। कुल मिला के भैया आपका ये जो आंसर आया है PA या PB की दूरी की बात की जाए तो रूट में क्या होगा, r² + l²। अगर रूट हटा दिया जाए तो आप देख सकते हैं r² + l² का क्या 1/2। रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे भाई, धीरे धीरे सबका कंपोनेंट करना पड़ेगा हमें। देखो दिशा शो करना है, दिशा तो हो गया। अब क्या लिखना है, मान, इसका मान लिखना है। लिखेंगे +q आवेश, आवेश के कारण, कारण है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कहाँ पर, तीव्रता कहाँ पर भाई, तीव्रता बिंदु P पर। ठीक है, कहाँ पर, बिंदु P पर।
ठीक है। तो आप कहेंगे सर आप लिख सकते हैं, मतलब P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आप इसके कारण यानी कि B लिख दिया, और इसका जो मान आएगा 1/4πε0 किस माध्यम में है, K, Q/, बीच की दूरी कितनी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट आपका हट जाएगा, R² प्लस क्या आएगा L²। ठीक है, रूट यहाँ पे हट चुका है, आप ध्यान से देख सकते हैं। रूट हटा कि नहीं हटा, बोलो हाँ या ना। हाँ ठीक है, पावर कितना आ जाएगा 1। अच्छा यही चीज़ देखो, इसको मैंने क्या बोल रखा है E। अच्छा चलिए बात करते हैं -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, बिंदु P पर। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड P पर ड्यू टू A आपका जो आएगा 1/4πε0 के, ये तो सब में आते हैं भाई, ये अमीर आदमी है। ठीक है, अब यहाँ पे आवेश का परिमाण होगा, नीचे बीच की दूरी वही सेम दूरी है, या R² प्लस L²। ठीक है, ये भी किसके बराबर होगा, E के। अब एक काम करिए, इसका मान भी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना, सदिश योग। सदिश योग करने के लिए या तो विपरीत दिशा में हो, या तो समान दिशा में हो, या तो किसी कोण पर हो। तो यहाँ पे सब अलग अलग कोण पर हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो कैसे भाई, ई जिस पे थीटा बनता है ना, वो कॉस का कंपोनेंट होता है, तो इसका कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, और इसके लंबवत कितना होगा, ई साइन थीटा। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। ठीक है, लंबवत वाला साइन का बनता है, और जिस पे थीटा बनता है उस पर कॉस का होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए इसका ई का थीटा इधर बना है, तो ये ई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसका लंबवत पार्ट ये है ई साइन थीटा। ये दोनों आपस में बात करेंगे, कहेंगे अरे हम दोनों तो भाई सेम है लेकिन विपरीत हैं, तो हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोला करो यार। ठीक है, ये कट गए। उसके बाद देखिए ये और ये समान दिशा में है कि नहीं है, बोलो। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ई कॉस थीटा तथा ई कॉस थीटा समान दिशा में है। किस दिशा में है, समान दिशा में है। तो कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र, कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी आपकी, E बराबर E नेट है। ध्यान रखना भाई, दोनों समान दिशा में है तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, खटाखट ऐड करो, ऐड कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये और ये ऐड हो जाएंगे, 2E कॉस थीटा। E नेट है आपका, ये क्या है, E नेट। देखो E की वैल्यू रखनी है, कॉस की रखनी है। आप कहेंगे सर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है कि नहीं होता है, तो कॉस थीटा, आधार का मान कितना है L, और कर्ण कितना है, ये रूट में है, R² प्लस L²। रूट भाई अंडर रूट लगाना है, तो रूट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, तो ये मान यहाँ पे कॉस की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, E की वैल्यू ये वाला यहाँ पे, इन दोनों में से कोई सा एक यहाँ पे रख दो, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, मान रखते हैं E नेट जो आपका होगा, नेट का मतलब होता है परिणामी 2, और E का मान कितना है, ये है आपका 1/4πε0 Q/ कितना R² प्लस L²। ठीक है, इंटू कॉस थीटा का मान ये L/R² प्लस L² 1/2। ये पावर आपके क्या होंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, E नेट बराबर आपका आ जाएगा 2 इंटू, देखिए इसको पास में लिख लीजिए, है ना, और आपको यहाँ से कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे K लिखना है जी, क्योंकि K है दोनों में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये यहाँ पे आप साइड में बता सकते हो, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। देखो Q इंटू 2L है कि नहीं है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P। क्या लिख सकते हैं, P, और नीचे देखो इनका पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2 कितना होंगे, बोलो। अरे यार 3/2 होगा कि नहीं होगा, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2 और 1 3/2। अब इसके बाद क्या करना भाई, जैसे यहाँ तक बन जाए तो तुरंत आप कहेंगे, देखो यहाँ तक आ जाए उसके बाद आप ये कंडीशन बोलेंगे सच्चाई, R जो है ना वो L से बहुत बड़ा है, तो L इसके इसमें बहुत छोटा है, तो इसको 0 के बराबर मान लेंगे या छोड़ देंगे। ठीक है, तो E नेट जो आपका आएगा कितना आएगा, बोलो 1/4πε0 के P/, ये पावर इस पे आ जाएंगे, तो R² × 3/2, ये और ये कट जाएंगे, तो E नेट बराबर कितना आया, 1/4πε0 के P/, कितना R³। ठीक है, इसकी जो दिशा होगी, क्या दिशा देख सकते हो, इसकी दिशा इधर है ना, इधर बताने के लिए +Q से
माइनस क्यू का बेस, देखो ना प्लस क्यू से माइनस क्यू का बेस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आबेस से माइनस क्यू आबेस की ओर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपसे मिलते हैं एक जनरल पॉइंट पर, ठीक है, सामान्य बिंदु पर, ऐसा कोई पॉइंट जो ना तो अक्षीय में हो ना तो निरक्षीय में हो। उस केस में हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, वो आप सीख जाएंगे अच्छे से। वहाँ उस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं ना, अक्षीय और निरक्षीय एक लाइन में निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना पावरफुल तरीका है। तो आप इसको नोट करिए और फिर अगले वाले हेडिंग का मजा लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किस पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, किसी भी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये देखिए माइनस क्यू और ये आपका क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार आपका फॉर्मूला, यहाँ से जो भी रिलेशन आएंगे बहुत ही शानदार होंगे, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे, अक्षीय के लिए भी होगा और निरक्षीय के लिए होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसी पर। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की लंबाई कितनी है, 2l है, कितनी है, 2l है। इसके मध्य बिंदु से, है ना, मतलब किसी कोण पर एक बिंदु P है। ठीक है, अगर इसको जोड़ा जाए तो कितना कोण बना रहा है, P। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, और इसका माध्यम हम मान लेंगे कितना है, ये के माध्यम में रखा हुआ है, यानी कि के परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। तो सुनो, पहले इसका द्विध्रुव शो कर लो, मतलब इसके पी की दिशा किधर होगी, बोलो आप, किधर होगी, अरे इधर होगी ना, पी की दिशा तो आपका इधर रहने वाला है। ठीक है, आप ये तभी कर पाएंगे जब इस पी के कंपोनेंट करेंगे। आप कहेंगे सर कंपोनेंट क्या होता है, घटक। घटक का मतलब ये पी जिस कोण पर है ना, उसको साइन और कॉस में तोड़ दो। तो ध्यान रखना, इस पी का है ना, इस लाइन पर लिया जाए कंपोनेंट, कितना होगा भाई, इस पे थीटा बन रहा है तो पी का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, और इसके लंबवत जो आएगा वो क्या होगा, पी साइन थीटा होगा। तो ये जो हमने माना है ना, ये आपका क्या है भाई, माना है ना, कल्पना करके माना है ना, तो इसको कल्पित द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पित द्विध्रुव। ठीक, अब इसका एक लाइन बना लेते हैं कल्पना करके, भाई ऐसा एक द्विध्रुव होगा, ये A1 है और ये आपका क्या है, यहाँ पे B1 है। ऐसे ही आपका ये B2 की बात कर लेते हैं, ये आपका है ना, देखो ये आपका क्या होगा, A2 होगा और ये आपका क्या होगा, B2 होगा। अच्छा देखिए, इस A1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किधर आएगी, ठीक है, वो किधर आएगी, देखो इस लाइन के ही दिशा में आएगी, इस लाइन के ही किधर आएगी, दिशा में आएगी। E1 तो आपका इधर आने वाला है। ठीक है, वो किसके कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अच्छा इसकी बात करें तो देखो, आप कहेंगे सर इसकी जो दिशा होगी धनावेश से किधर होती है, ऋणावेश की ओर होती है। किधर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो ये आपका क्या होगा भाई, इसकी दिशा यो हो गया, ये आपका क्या हो गया, E2। मान के चलिए इसका परिणामी कहीं बीच में आएगा, ये E। यहाँ पे मान लीजिए कोण कितना बन रहा है, फाई। ध्यान रखेंगे ये और ये कोण सेम नहीं होंगे। ठीक है, ये कोण का मतलब क्या है भाई, E का मतलब है परिमाण और फाई का मतलब है दिशा। तो हम दोनों चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैसे, फाई निकालना बहुत आसान है। फाई कहेगा सर, ये ध्यान रखना, ये इसके कैसा है, ये लंबवत है। तो दिशा के लिए तो बहुत ही आराम से बात कर सकते हैं। tan फाई बराबर E2 अपान क्या कर लेंगे, E2 अपान E1। तो आप कहेंगे सर पहले E1 और E2 का मान तो लिख के लाओ। तो देखो बहुत ही आसान है। E1 की बात किया जाए तो भाई इसके लिए यूज होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस E1, इस जो कल्पित द्विध्रुव है ना, इसके लिए ये किस अक्ष की स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। तो इसका जो द्विध्रुव आएगा, वैद्युत क्षेत्र आएगा E1। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे P cos थीटा, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तीव्रता जो आपका आएगा कितना आएगा, E1 आपका क्या होता है 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पे K लिख लो। अब आप कहोगे सर अच्छी स्थिति में है ना, तो ऊपर क्या आता था 2P, क्या आता था 2P, और नीचे क्या आता था, ये बीच की दूरी कितनी है R। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर R3। आप कहेंगे सर क्या ये सही है, नहीं सही नहीं है। यहाँ पे क्या है, बोलो अच्छी स्थिति में क्या है, यहाँ पे cos थीटा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा,
बिल्कुल क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको है ना E2 की वैल्यू निकालनी है, E2, ठीक है, आप लिखेंगे P, यही चीज़ P साइन थीटा, द्विध्रुव के कारण है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपका आएगा वो E2 बराबर आएगा, क्या बराबर आएगा, E2 क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे 2P, 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए ध्यान से, ये इससे लंबवत है कि नहीं है, तो ये निरक्षीय स्थिति में हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ ना। तो निरक्षीय स्थिति में आपने देखा था अभी 2 नहीं आया था, केवल सिंगल P आया था। अब इस P के साथ क्या है भाई, साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा, तो साइन से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और नीचे यहाँ पे दूरी का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अपने पास कितने समीकरण बन गए, 2, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, ठीक है। इतना आप नोट करें, फिर आगे क्या करना है भाई, ये दोनों कितना कोण बना रहे हैं, यहाँ पे 90 बना रहे हैं, तो इनका जो कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा, कुल परिणामी, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, कुल परिणामी 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 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो आप कहोगे सर अगर ये 90 डिग्री पर हैं, तो आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में बताया है, जब भी दो सदिश 90 डिग्री पर होते हैं तो कोण कितना बनेगा, 90, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और इधर आपका 2E1 E2 cos थीटा होता है, क्या होता है, E1 E2 2E1 E2 cos थीटा, थीटा कितना है 90, cos 90 क्या होता है 0, तो यहाँ से यहाँ तक टर्म क्या हो गया 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे E1 और E2 का मान रखा जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। तो यहाँ पे चलिए रख देते हैं, आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो देखो आप E1 E की वैल्यू निकालनी है, E1 और E2 का मान रख दीजिए आप, ये रखेंगे और ये रखेंगे, स्क्वायर करके रखेंगे, ठीक है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अच्छा देखो ये दोनों टर्म में है कि नहीं है, और P भी दोनों में है, तो P स्क्वायर मतलब ये इसका होल स्क्वायर तो सब में होगा, ठीक है। अच्छा देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2, कॉमन तो ये है सब में, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अच्छा देखो दूरी भी सब में है r3, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं r3 का भी स्क्वायर, ठीक है। और इधर आपको क्या मिलने वाला है, एक मिनट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसके पास क्या होना चाहिए कॉस स्क्वायर, क्या होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इसके बाद देखो ये सब चीज़ तो कॉमन में चला गया, आपका क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा बचेगा, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आप देखिए इन सब पे होल स्क्वायर है तो ये बाहर निकल आएंगे, तो P/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अच्छा ये जो R है ना ये तो गुंडों के चक्कर में फंस गया, ठीक है। इस पे क्या था बोलो, क्यूब है, ठीक है, क्या है क्यूब है, तो भाई इसके पावर कितना हो जाएगा 3/2, रूट की वैल्यू कितनी होती है 3/2, और उसके बाद ये तो रूट में ही रहेगा आपका, कितना आएगा यहाँ पर 4, देखो ना कितना आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। अब देखिए इस कॉस स्क्वायर को आप चाहो तो चेंज कर लो भाई, साइन में बदल लो, मन करे तो इस साइन को कॉस में बदल दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहले नोट कर लें। अच्छा यहाँ तक नोट हो गया। तो अब देखिए आपने क्या किया भाई, ये दोनों कैसे थे लंबवत थे, तो E1 E2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। हमने क्या किया पहले नंबर जो इस सब में कॉमन थे, इन सब में क्या था ये पूरा कॉमन था, और सब पे क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा होल स्क्वायर, और ये भाई कॉमन नहीं थे तो ये अंदर रह गए ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ये सब रूट से बाहर आ जाएंगे, ओ यहाँ पे कितना आएगा क्यूब। अब उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट में रह गया, एक काम करिए साइन स्क्वायर बराबर मुझे पता है क्या होता है, बोलो आप ध्यान से, P/4 एप्सिलॉन नॉट के r3, साइन थीटा बराबर क्या होता है, अरे सर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, देखो एक कॉस घट जाएगा आपका, E= कितना आया वो P/4 एप्सिलॉन नॉट के r3, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 1 आप पहले लिख लीजिए, और 4 में से कॉस घट गया, कितना बचा 3 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। ये आपका एक आंसर आ गया।
अब देखिए, अगर इसी चीज़ को है ना अच्छी स्थिति में बात करनी हो, किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में बात करनी हो, ठीक है, तो आप कहेंगे सर अच्छी स्थिति के लिए आपका जो कोण होगा ना, ये थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 रख देंगे तो अच्छी है एक्सियल कंडीशन, ठीक है। एक्सियल कंडीशन में क्या आएगा आपका P/4πε0 के आर क्यूब। और आप देखिए यहाँ पे कॉस कितना रखा जाएगा, भाई थीटा का मान 0 है तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ पे 1 रख देंगे तो 3 और 1 4, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/4πε0 के 2p/ कितना आर क्यूब। आप ज़रा मैच करा के देख लो, यही तो आपका आया था अच्छी स्थिति में। अगर हम बात करें निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में क्या होगा भाई आपका, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी, कितनी होगी 90। तो cos 90 का मान क्या होता है बोलो, cos 90 का मान 0 होता है। यहाँ पे 0 रख देंगे तो पूरा 0 केवल रूट का 1, यानी कि आपको ये पूरा मिलने वाला है, ठीक है। और इसको इक्वेटोरियल कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1/4πε0 के, और यहाँ पे केवल आपको सिंगल p मिलने वाला है और नीचे आपको क्या मिलने वाला आर क्यूब, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये निरक्षीय के लिए हो गया और ये अच्छे के लिए हो गया। अब आप कहेंगे सर इनकी दिशा कैसे बताएं, तो यहाँ पे कोण देख फाई को बता देंगे, है ना। देखिए अगर इसकी दिशा की बात की जाए, ठीक है, दिशा के लिए हमेशा आप tan थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं tan थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये लंब हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है बोलो, आधार होता है कि नहीं होता है, E2/E1। यहाँ पे मान रख देंगे E2 और E1 के, इनको हम क्या करेंगे रख के, मान रख के सॉल्व कर लेंगे। ये फाई है आपका, चलो इसको मान यहाँ पे रखो, tan फाई जरा यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। देखिए ये और ये सब में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएंगे ऊपर, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे P sin θ/r3, और ये देखो ये दोनों में ये कट गए, ये आपके आएंगे 2p cos θ क्या r3, ठीक है। ये कट गया, p से p कट गया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं sin/cos, यानी कि क्या आया tan θ, और यहाँ पे नीचे क्या मिला 2। तो यानी कि जो आपको कोण निकालना है ना tan फाई, जो tan फाई लाना है आपको, कितना आया 1/2 tan θ, कितना आया है tan θ। तो आप ध्यान रखिए जब भी आपको थीटा पता होगा तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये कोण मिल जाएगा, ठीक है। अगर फाई की वैल्यू निकालनी है तो आप कहेंगे सर फाई = tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/2 tan θ, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये दिशा ये बताएगा, 0 कोण आएगा तो आपका अच्छी स्थिति होगा, और यहाँ पे अगर tan का मान क्या आता है 90 डिग्री आता है, अनंत आता है, तो वो आपको निरक्षीय बता देगा, ठीक है। और कोई दूसरा कोण बनेगा तो वो भी बता देगा, है ना कितना ये ज़बरदस्त। तो आप इसको नोट करिए, है ना, और इसके साथ आप एंजॉय करिए, और मिलते हैं आपसे एक बढ़िया से प्यारे नए लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप इसको रिवीजन करें खूब।